नमस्कार, क्वांटम मैकेनिक्स के इस 4th लेक्चर में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया। पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने कल पढ़ा कि यदि कोई मेटल सरफेस है, उस पे एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होती है, तो उस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है, वो इक्वेशन है अगर इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी एनर्जी एच न्यू होगी और उस एनर्जी का एक पार्ट उस इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है उसको ब्रेक करने के काम आएगा और रिमेनिंग जो पार्ट है एनर्जी का, वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में मिलेगा, या यूँ लिखें इसको एच न्यू इक्वल टू जाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही सब पार्ट है, वो है लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, पर हमने उनके नाम नहीं जाने कि इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लॉ बोलते हैं। आज हम चारों लॉज को वन बाय वन करके देखते हैं। पहला है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, दैट एमिशन इज इंस्टेंटेनियस। कहने का मतलब है जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि फोटोन आएंगे, पहले इकट्ठा होंगे, एनर्जी इकट्ठा करेंगे और फिर इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे। ये उसी तरीके से है, चट मंगनी पट ब्याह, चट फोटोन आया और पट इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेकंड लो है आपका, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन एमिशन इज इंस्टेंटेनियस, सेकंड है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से यदि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इट वुड नॉट बी एबल टू इजेक्ट एनी इलेक्ट्रॉन। तो एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। यही हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेकंड लॉ है। थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ में हमें ये पता करना है कि ये जो हमारा इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, उसका जो हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ रहा है, या फिर कहें जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है आई, उस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फोर्थ हम देखेंगे कि जो हमारे इंसिडेंट फोटॉन्स की इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, इनका वेलोसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या असर पड़ रहा है। पहले हम देखते हैं थर्ड लॉ कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी से क्या असर पड़ता है। इसमें हम हेल्प लेंगे हमारी जो इक्वेशन हमने ऑलरेडी बनाई थी, इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी यदि न्यू है तो एनर्जी होती है एच न्यू।
अब इस फ्रीक्वेंसी, इस एनर्जी का एक पार्ट उसकी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने के लिए काम आता है और दूसरा पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में उसको मिलता है। अब हमारा यहाँ पे वर्क फंक्शन इज कांस्टेंट बिकॉज इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। एच इज़ कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। सिर्फ दो वेरिएबल हैं हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। यदि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा। कहने का मतलब है अगर हमने न्यू को बढ़ाया तो हमारा वेलोसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से जो ये एनर्जी बढ़ाई, इस एनर्जी बढ़ने से क्या हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट को बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पर सेकंड में निकल रहे हैं, उससे ही हमारा करंट डिसाइड होगा। लेकिन इस एनर्जी को बढ़ाने से क्या हो सकता है मैक्सिमम? इस एनर्जी को बढ़ाने से आपकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस नेक्स्ट कलेक्टर प्लेट तक पहुंचने की वेलोसिटी बढ़ सकती है। लेकिन हमें करंट बढ़ाने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टिंग आउट पर यूनिट टाइम बढ़ाने पड़ेंगे। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर कोई असर नहीं पड़ता। अब हम देखते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटोन बढ़ाने से क्या होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब क्या है। आप मान लीजिए कि एक फोटोन है, इस फोटोन की रे आपके फेस पर स्ट्राइक कर रही है। एक फोटोन आया, उसके पीछे दूसरा आया, इस तरीके से ये फोटोन्स की रे है। अब मैं यदि ऐसी 4-5 रे ऐड कर दूं तो पहले आपके फेस पे एक रे स्ट्राइक कर रही थी, अब इस एक फोटोन के साथ 5 फोटोन और स्ट्राइक करेंगे, आपके फेस पे कहें या फिर किसी मेटल सरफेस पे कहें। जब ये 5 रेज हो जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ? फोटोन की इंटेंसिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग दैट मेटल प्लेट हैज़ बीन इंक्रीज्ड, उसको हमने बढ़ा दिया है। यही उसका मतलब है इंटेंसिटी बढ़ाने का। अब प्लेट पर गिरने वाले फोटोन्स पर सेकंड अगर बढ़ जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो इंस्टेंटेनियस एमिशन हो रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से सीधा करंट बढ़ रहा है और इसका वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इसका वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं है। वेलोसिटी पे फ़र्क किस चीज़ का है कि इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो हमने ये दोनों लॉज, जो फर्स्ट वाले 2 सिंपल हैं, सेकंड वाले 2 थोड़े से एनालिटिकल हैं, इनको कंक्लूड करें तो हम यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं जिसमें एक जगह फ्रीक्वेंसी लिखें, एक जगह इंटेंसिटी, यहाँ पे आप वेलोसिटी लिखें और यहाँ पे आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमने इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो हमारी वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है, लेकिन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं इंसिडेंट फोटोन की तो वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारा बढ़ रहा है। ये कंक्लूड करता है बॉक्स इन 2 थर्ड और फोर्थ लॉ को। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे 4 लॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कौन से हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफ्स। कुछ इम्पोर्टेंट ग्राफ्स हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टॉपिक के अंडर आते हैं। इसमें पहला ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सेकंड है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट
I वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनता है। हमारा वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब आप ये बताइए कि अगर ज़ीरो फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालूं तो क्या कोई इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ज़ीरो वेलोसिटी रहेगी, ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी रहेगी। जब तक मेरी फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं पहुंच जाती तब तक काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी ज़ीरो। इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। और यदि मैं इस थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊं तो इंसिडेंट फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर हमें ये नहीं पता कि वो क्वाड्रेटिकली बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी या क्यूबिक फॉर्म में बढ़ेगी। उसके लिए हमें इसकी इक्वेशन देखनी पड़ेगी। इसकी इक्वेशन बनती है हमारी एच न्यू इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वेयर। आप ये देखिए वाई एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी प्लॉट की है। इसका मतलब हम इस कंप्लीट टर्म को, ये काइनेटिक एनर्जी है, इसको वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारी एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी डिनोट की गई है तो इसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा y इक्वल टू एच एक्स माइनस फाई नोट। y इक्वल टू एच एक्स माइनस फाई नोट। आपको पता है कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसका मतलब इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वो एक स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगी। अगर इसको हम एक्स्ट्रा पोलेट करें ड्रॉ करके तो यहाँ पर इसका जो इंटरसेप्ट सी है वो माइनस फाई नोट है, तो इसकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव एक्सिस पे फाई नोट हो जाएगा। और इस ग्राफ का जो स्लोप है m वो h हो जाएगा, प्लैंक कांस्टेंट। कहने का मतलब ये है जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यू का ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें दो बातें बता रहा है। पहली क्या बता रहा है? जाई नोट वर्क फंक्शन, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। जो सेकंड बता रहा है अगर हमें ये लाइन ड्रॉ कर ली तो इसका हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं और स्लोप हमें बता रहा है h की वैल्यू। तो ये ग्राफ कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी किए हुए है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है इस ग्राफ के स्लोप से पता लगेगी, और जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक जो वर्क फंक्शन है फाई नोट वो क्या है, वो ये इंटरसेप्ट बताएगी। तो बेसिकली ये दो इन्फॉर्मेशन कैरी किए हुए ग्राफ है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। इसका ग्राफ हमें बनाना है। इसका ग्राफ बनाने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल को समझने के लिए कुछ बेसिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो आपको क्लियर होने चाहिए। तो मैं एक बॉक्स बना के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है पर इसमें काम आएगी, आप इसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम दो सिचुएशंस कंसिडर कर रहे हैं, एक ग्रेविटेशन की और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले लगभग एक जैसे हैं। उसमें फोर्स होता है k इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, उसमें q1 q2 बाई आर स्क्वेयर।
तो लगभग सेम तरीके की बातें दोनों में चलती हैं, ग्रेविटेशन में और इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब मान लीजिए ये फ्लोर है, यहाँ से मैंने एक बॉल को उठा के हाइट h तक मैं ले गया, हाइट h तक ले गया, तो इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। और पोटेंशियल क्या होगा, आप हमेशा याद रखिए, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप होती है। पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर u की वैल्यू यहाँ से रखें तो पोटेंशियल इस पोजीशन पे हो जाता है gh। इस पोजीशन पे पोटेंशियल मेरा v है जिसकी वैल्यू gh है, यहाँ मेरा पोटेंशियल 0 है। क्लियर है। अब सिमिलरली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं पे किसी चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी u है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, उसका पोटेंशियल होगा u/q चार्ज। आपको ये डिफरेंस समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन में। यहाँ पे मास बहुत सेंट्रल थीम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में ये रिलेशन है कि यहाँ पे पोटेंशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, और यहाँ पे है पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इतना बेसिक आपको ध्यान रखना है हमेशा। अब आप इसमें देखिए, अगर इस पार्टिकल को मैं यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, यहाँ मैंने इसको हाथ में पकड़ के रखा था, अब मैं इसको रिलीज़ कर दूँ तो ग्राउंड पे आने में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी m इंटू v की वैल्यू क्या है gh। कहने का मतलब है यहाँ पार्टिकल का पोटेंशियल v था, ग्राउंड पे 0 था, फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो हमारी यहाँ से बॉल रिलीज़ करने पे यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी m इंटू वी। इसको अगर हम और रिफाइंड वर्ड्स में लिखें तो हम कह सकते हैं कि यदि एक पार्टिकल को अलोंग द फील्ड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v छोड़ा जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय वैल्यू ऑफ m इंटू वी। सिमिलरली अगर अगेंस्ट द फील्ड हो और अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस v हो जाए, ये अगेंस्ट द फील्ड, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज बाय mv। आप ध्यान से देखिए, जब पार्टिकल अलोंग द फील्ड आ रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस v है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी mv से। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ से ऊपर फेंकता तो वो अगेंस्ट द फील्ड ट्रेवल करता और अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस v ट्रेवल करता। उस केस में मेरी काइनेटिक एनर्जी घट गई होती mv से। अब इन सारे कॉन्सेप्ट को जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगाता हूँ तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे v है, यहाँ पे 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ से रिलीज़ करूँ तो वो अलोंग द फील्ड ट्रेवल करेगा और यहाँ पहुँचने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी q इंटू वी।
वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में हम मास मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि ग्रेविटेशनल में मास इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर अलोंग द फील्ड है तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी Q इंटू वी से, और अगर अगेंस्ट द फील्ड हमने उसको रिलीज़ किया है तो काइनेटिक एनर्जी हमारी घट जाएगी Q V अमाउंट से। ये दो मेन चीज़ बताने के लिए मैंने आपको ये सब बताया है। क्लियर है? तो वापस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। स्टॉपिंग पोटेंशियल हम समझ रहे थे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। दोबारा से एक बार सेटअप बनाते हैं। जो इसका सेटअप था एक्सपेरिमेंट का, ये एक वैक्यूम था, इसको वायर एमीटर से कनेक्ट किया था। यहाँ पे एक वेरिएबल वोल्टेज का बैटरी थी, यहाँ इसको इस तरीके से अटैच किया गया था। आपको ध्यान हो, हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया था और यहाँ पे न्यूट्रल किया था। वो क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ कम है। हमें ऑलरेडी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। तो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में घट रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। फिर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है Q इंटू ई। चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहाँ से, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उल्टा हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। हमने ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसलिए अप्लाई किया था ताकि इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगे इस साइड और वो इस लूप में आ सके, एमीटर के थ्रू पास हो सके। और एमीटर के थ्रू पास होना एक प्रूफ है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है। अब इस पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह यदि मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूँ, अगर मैं नेगेटिव पोटेंशियल लगा दूं तो अब आप मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा हो। यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। और चार्ज हमारा नेगेटिव है तो फोर्स हो जाएगी उसकी उल्टी डायरेक्शन में, दैट इज़। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमारे इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स के अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। जो हमारा फोर्स का फील्ड बन रहा है यहाँ पे, उसके अगेंस्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो हमें इतना नेगेटिव पोटेंशियल लगाना है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। अगर इस साइड फील्ड होगा, फोर्स फील्ड होगा, तो डेफिनेटली वो इसके मोशन को अपोज करेगा और रोकेगा। तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs लगाएं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुँच ही ना पाए। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। इसके लिए हमें बेसिक इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। h न्यू फाई नॉट प्लस हाफ mv², या इसको लिख दें काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू h न्यू प्लस फाई नॉट। यही हमारी, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? h न्यू क्या था? फोटोन की एनर्जी। इतनी एनर्जी खर्च हो गई किसमें? काइनेटिक एनर्जी माइनस साइन आएगा यहाँ पे। इतनी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी को ब्रेक करने में लग गई और बची हुई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है हमारी h न्यू माइनस फाई नॉट। यही हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है।
अब आप देखिए जो हमने बेसिक 2 मिनट पहले पढ़ा वो अब यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे हमारा चार्ज पार्टिकल अक्रॉस द फील्ड ट्रेवल कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे Vs है मैग्नीट्यूड वाइज और यहाँ पर 0 है, तो मैग्नीट्यूड वाइज पोटेंशियल डिफरेंस हमारा Vs हो गया। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगेंस्ट द फील्ड ट्रेवल कर रहा है और अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस Vs ट्रेवल कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी कितने से, Q इंटू V। Q क्या है, चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच इट इज ट्रेवलिंग। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी इस अगेंस्ट फील्ड के कारण वो हो जाएगी Q इंटू V। Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और V यहाँ पे Vs है। तो हमारी ये इनिशियल एनर्जी थी Ki में से घट कितनी गई, माइनस EVs। कहने का मतलब ये हुआ स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने से इसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी यहाँ थी उससे घटती घटती कम होती चली जाएगी। हमें अब ये इतना पोटेंशियल लगाना है कि वो जस्ट प्लेट तक पहुँचते पहुँचते 0 हो जाए, तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। तो हमारा V पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा KI अपॉन E और KI की वैल्यू कितनी है हमारी, h न्यू बाय फाई नॉट अपॉन E। ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैथमेटिकल इक्वेशन है। हमने अभी तक ये समझा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। इसके लिए जो बेसिक्स ये फॉर्मूला जहाँ से आया था उसकी डिटेल्स हमने पढ़ी, उसको यहाँ अप्लाई किया और फाइनली निकाल लिया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा। अब हम वापस ग्राफ पे आते हैं जो हमारा मेन ग्राफ था। हमें ग्राफ प्लॉट करना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल। I वर्सेस V स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप देखिए पोटेंशियल अप्लाइड क्या है, हम इसको न्यूट्रल रख रहे हैं। अगर इसको पॉजिटिव रखेंगे तो पोटेंशियल पॉजिटिव रहेगा, अगर इसको नेगेटिव रखेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा और यहाँ पे Vs पे कितना हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप ये देखिए कि जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ पे आके 0 वेलोसिटी हो रही है। अब मैं नेगेटिव साइड में ही V स्टॉपिंग पोटेंशियल को ज़्यादा कर दूँ तो पार्टिकल अब तो यहाँ तक पहुँच रहा था, अब वो कहीं यहाँ तक रह जाएगा, और बढ़ा दूँ तो यहीं तक रह जाएगा। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल से पहले पहले करंट 0 रहेगा। इतना क्लियर है। अब आप ये मानिए कि जस्ट स्टॉप हो रहा था, अब मैंने स्टॉपिंग पोटेंशियल को घटा दिया। अब घटा दिया तो कुछ एनर्जी बच जाएगी, वो इसमें ट्रेवल कर जाएगा तो कुछ करंट आ जाएगा, और घटाऊंगा तो करंट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब आपने ये देखा कि जब हम इसको पॉजिटिव साइड में ले जाते हैं तो यहाँ से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करता है और वो आसानी से यहाँ ट्रेवल करते हैं और धीरे धीरे एक सैचुरेशन करंट अचीव हो जाता है। ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट और अप्लाइड पोटेंशियल का ग्राफ है। अब इस केस में यदि हम ये कंसिडर करें कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन की वो कांस्टेंट है और हमारी जो इंटेंसिटी है वो वेरी कर रही है। अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है, आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए एक बार। स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्मूले में अगर न्यू कांस्टेंट है तो न्यू कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट रहता है। अभी हमने डिराइव किया उसमें आप देखिए कि V अगर न्यू कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा।
लेकिन यदि हम इंसिडेंट फोटोन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो हमारा करंट बढ़ता है। ये हमने थर्ड और फोर्थ लॉ में देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो हमारा करंट, ये I1 इंटेंसिटी के लिए करंट मान लीजिए I1 था, अगर इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखते हुए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहेगा, लेकिन मेरी जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेशन स्टेज पे है वो I2 इंटेंसिटी के लिए करंट I2 बढ़ जाएगा। इसी तरीके से I3 इंटेंसिटी के लिए I3 करंट। इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया। इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। और इसी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम कॉम्पटन इफेक्ट करेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।